अल्लाह की फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का वीडियो करता हूँ शुरू। आज है जुम्मा और मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी पहुँची है, क्योंकि मेरे दोस्त अभी कौम में मौजूद हैं ईरान में, और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया है कि जुमरात को 11 जो पासपोर्ट थे वो रिटर्न हुए हैं क्रोएशिया एम्बेसी से, जो वर्क परमिट के थे, और 11 के 11 पासपोर्टों पर रिजेक्शन आई है। और क्या रिजेक्शन उन्होंने दी है? उन्होंने सिर्फ एक पेपर दिया है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हम आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो इससे पहले क्या सिनेरियो था कि इसी कंपनी के पहले 9 वीज़े ग्रांट हुए थे जो डिलीवरी बॉय के थे, और जो अभी 11 वीज़े थे वो रिजेक्ट हो गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा मुझे जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई अपने नॉलेज से बताइए आप क्या समझते हैं कि क्यों वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। और जो एम्बेसी ये कह रही है, जस्टिफिकेशन दे रही है कि हम आपके पेपर से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कोई पेपर फेक है? तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब एक कंपनी है जो 20 बंदों का टैक्स पे करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, मौजूद जो ब्रोकर होते हैं वो 20 बंदों के सिर्फ वर्क परमिट जो है वो अप्लाई नहीं करवाते, बल्कि वो 30 से 40 बंदों के अप्लाई करवा लेते हैं। जो मिनिस्ट्री में जो आपकी फ़ीस जमा होती है, जो आपका टैक्स पे होता है, वो 20 लोगों का होता है। और जब जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है किसी भी कंट्री की, जब वो कॉन्टेक्ट करती है अपनी मिनिस्ट्री के साथ और पूछती है कि क्या इस बंदे के पास इतना कोटा मौजूद है अपने फ़ॉरेन जो वर्कर है बुलाने का, तो पता ये चलता है कि इसने सिर्फ 20 बंदों का टैक्स दिया हुआ है या 10 बंदों का टैक्स दिया हुआ, और इसने जो ऑफ़र लेटर मंगाए हुए हैं वो 30 बंदों को दे दिए हैं। तो जिसकी बिहाफ पर क्या होता है कि पहले जो 10 होते हैं उनको तो वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, और जो बाकी जो 10 बंदे होते हैं या 20 बंदे होते हैं या बाकी उसके बाद जो भी नंबर्स हैं उनके, वो सारे के सारे वीज़े को रिजेक्ट कर देते हैं। तो एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि जब हम VFS ग्लोबल में थे 8 तारीख को, तो हमारा केस सबमिट नहीं हुआ था। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, और यही एक डॉक्यूमेंट्स है जो अगर आपके पास नहीं है तो ये जान लें कि VFS ग्लोबल में आपका केस सबमिट नहीं होगा। और इन शॉर्ट जो यहाँ से एजेंट आपको बताते हैं कि पेपर फिल करके देते हैं, खुदारा आप उसको एक दफ़ा फिर चेक कर लीजिएगा। मेरी स्क्रीन के ऊपर एक मौजूद है जो कि मैंने VFS ग्लोबल से ख़ुद लिया था क्रोएशिया एम्बेसी से जाकर, जहाँ पर लेटेस्ट जो यूरोपियन वीज़ा फॉर्म है वो मौजूद है। वहाँ से आप जाके इसको बाय ऑनलाइन फ़िल करेंगे, और नीचे से जैसे ही आप इसको ऑनलाइन फ़िल करेंगे तो वहाँ पर एक PDF मौजूद है, और वहाँ से आप PDF उसका हासिल करेंगे, और PDF हासिल करने के बाद वो वीज़ा फॉर्म जो इस वेबसाइट पे जो आपको दिखाई दे रहा है मौजूद है, वही वीज़ा फॉर्म सिर्फ VFS वाले ग्लोबल वाले एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपके पास किसी किस्म का और कोई फॉर्म है जो आपने मैनुअली फ़िल किया हुआ या जो पुराना फ़िल किया हुआ है, वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका वर्क परमिट ज़ाया हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, जो पैसे दिए हैं, जो खर्चा करके ईरान आएंगे, वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो ये फिल करें और उसका PDF लेके अपनी फ़ाइल के साथ सबमिट करें। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपका एक ऑफ़र लेटर होता है जिसे ऑफ़र वर्क परमिट कहते हैं। उसके बाद आपकी FRC होती है, अगर शादीशुदा है आपकी MRC होती है, आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, आपकी इंश्योरेंस होती है, और आपका स्कूल सर्टिफिकेट या कॉलेज सर्टिफिकेट मौजूद होता है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप डिलीवरी जॉब पे जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे शेफ़ जा रहे हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है, कहाँ से सीखा आपने ये शेफ़िंग, कहाँ से सीखी है, किस स्कूल से सीखी है, किस कॉलेज से सीखी है आपने, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि कॉम्प्लिकेटेड है जो बनाए नहीं जा सकते, या जो एक बंदा जेन्युइन है वो बना नहीं सकता, या वो उसके पास होंगे नहीं। तो यही वो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पे आपका केस सबमिट होता है। मगर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर भी जब हम केस जमा करवा रहे थे, जब हम 8 तारीख को केस जमा करवाने गए VFS ग्लोबल में, तो वहाँ पर भी एक भाई के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि जब वो केस जब अपना वर्क परमिट जमा करवाने आया था, तो जो एजेंट था उसने जो शेंगेन फॉर्म था वो उसका पुराना वर्जन का, यानी कि जो ओल्ड वर्जन में इस्तेमाल हो रहा था, वो उसका फिल कर दिया था। और जब वो VFS ग्लोबल पहुंचा तो VFS ग्लोबल ने उसका फॉर्म सबमिट करने से साफ इनकार कर दिया। आगे क्या हुआ आप इसकी खुद ज़बानी सुने, मैं फिर आपसे करता हूँ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं दोस्तों अभी ईरान में हूँ, और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे जो दोस्त हैं साजिद भाई, असद भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स उनको कि उन्होंने मेरी हेल्प की यहाँ पर। और किस तरह की ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट थी क्रोएशिया के लिए VFS ऑफिस। तो जब मैं VFS ऑफिस पहुँचा
तो दोस्त इससे पहले मैं VFS ऑफिस के बाहर था और जब मैं ऊपर गया वहाँ पर अपने पेपर सबमिट कराने के लिए तो पेपर था वो रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा ये पेपर नहीं है। उन्होंने मुझे फिर एक साइट दी, उस पे से पेपर जो है वो करना था, दोबारा फिल करना था। तो मैं तो वक्ती तौर वहाँ पर मैं तो शॉक हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई मेरा हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो इस तरह का कोई सीन भी नहीं आ से कि मुझे कितनी खुशी होती है साजिद भाई और असद भाई का नाम लेते हुए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, अल्लाह उनको खुशियाँ दे, खुश रखे। तो जब मैं बाहर निकला तो 2 मिनट तो मैं शॉक ही रहा कि मैं अब क्या करूँगा या क्या मामला होगा। तो देखा तो साजिद भाई और ये अपने केस में लगे हुए थे, कोई इनकी प्रॉब्लम थी। तो मैं इनके पास चला गया सामने, तो मैं नहीं जानता था इनको कौन है, पाकिस्तानी है या ईरानी है या कौन है ये। लेकिन मैं गया, मैंने बात की इनसे, तो इनमें मुझे हौसला दिया, असद भाई ने, साजिद भाई ने ख़ासकर। तो मैं फिर इसके बाद साजिद भाई को मैंने अपना मसला बताया, तो साजिद भाई ने मुझे कहा कोई टेंशन नहीं है भाई, आपका वर्क परमिट हम ज़ाया नहीं होने देंगे। तो मुझे कोई थोड़ी उम्मीद नज़र आई अल्लाह की तरफ से। जब मदद आती है तो इंसान को समझ नहीं लगती और इंसान समझ भी नहीं सकता है। बाकी बात यह है कि फिर असद भाई ने मुझे पेपर ऑनलाइन फिल करके दिया। वहाँ नेटवर्क का बड़ी टेंशन थी, मेरे पास सिम भी नहीं थी और नेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बहुत टेंशन थी मेरे लिए। वो उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की साजिद भाई ने। उन्होंने पेपर फिल करके दिए और वहाँ से PDF भी निकलवा के दी। और उसके बाद साजिद भाई ने मुझे तकरीबन 10-15 मिनट में पेपर फिल करके दिया और मैं दोबारा जाके मेरे पेपर जो है ना वहाँ पर फिर जमा हो गए। तो मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद भाई का, असद भाई का, और उनके साथ एक भाई और थे उनका भी। तो मुझे नहीं आई, लेकिन यह है कि उसका जो मेरा सिंगिंग पेपर पे कोड होता है, एक कोड होता है और एक उसका पासवर्ड होता है। अब जो बंदा पेपर फिल करता है उसमें उसी को पता होता है उसका कोड भी और पासवर्ड भी। तो 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही यहाँ पर रूम में घूमता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह साजिद भाई को दोबारा मुझे मिला दें। तो मैं दोबारा जो है ना, क्योंकि मेरे पास नंबर तो था नहीं साजिद भाई का, तो मिला दे। तो तकरीबन 4 दिन के बाद साजिद भाई मुझे कुम में मिल गए। अब ये भी आप देखें मौज़ाना तौर पे अल्लाह की तरफ से जब मदद आए तो फिर इंसान समझ नहीं सकता उसको। तो साजिद भाई मुझे यहाँ मिल गए और साजिद भाई ने यहाँ रात गुजारी और मैंने साजिद भाई को बताया फिर ये मामला है। तो उन्होंने मुझे कोड दिया, तो फिर मैंने अपना वो पेपर चेक किए तो मेरे पेपर जो थे वो रनिंग में थे वहाँ पर क्रोशिया एम्बेसी में। तो बस अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं। जो अब नेक्स्ट वीलॉग आएगा वो अभी जितने भी लोग ईरान में मौजूद हैं उनके पास वीज़ा 30 दिन का था, जो उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने मुझे कहा है कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दें हमें कि हम वीज़ा कहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लोग जो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ईरान में आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ आपने जाना है और कितने दिनों में आपका वीज़ा एक्सटेंड होकर ईरान का आपको मिल जाएगा। तो मेरा चैनल देखते रहिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी किस्म की मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।